Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Mechanical Properties of Fluid. और आज हम लोग टॉपिक ना डिस्कस करते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड विद दिस चैप्टर। और यकीन मानिए जितने न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ दोज आर मोर देन सफिशिएंट। हालांकि हम लोग पहले भी ड्यूरिंग द लेक्चर्स कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके अलावा आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ में फिर आपका यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, देखो क्या बोला गया है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मेटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एलॉय इज 4। बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा है, मतलब वो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर के बारे में ही बात कर रहा है। सो हम लोग जानते हैं भैया डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 इस फॉर्मेट में। ठीक है भाई, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोला गया, पहली बार में दो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए हैं, मतलब मास नहीं गिवन है। मास नहीं गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो, रो बराबर मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप इसे यूज कर सकते हो रो वन वी वन प्लस का रो टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस का वी टू। सो यहां पर वॉल्यूम्स आर सेम, तो हम लोग लिखेंगे रो बराबर जितना कितना दिया है 4। सो 4 इज इक्वल्स टू रो वन इंटू वी प्लस का रो टू इंटू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस का वी। सो यहां पर बनेगा 4 इक्वल्स टू रो वन प्लस का रो टू। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर v कॉमन आएगा और v प्लस का v 2v होगा तो ये बच जाएगा 2। सो आप कह सकते हो रो वन प्लस का रो टू बराबर 8, इक्वेशन नंबर 1। बोलो इसमें कोई परेशानी? ऐसे सवाल आप लोगों ने आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्लास 12 पोर्शन में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अब देखो अगली लाइन क्या बोला, व्हेन इक्वल मासेस ऑफ द सेम टू मेटल्स आर मिक्स्ड। अब इस बार इक्वल मासेस पे बात कर रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम को चेंज करोगे तो आपको मिलेगा रो बराबर m1 प्लस का m2। और इस बार आपको बेटा वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, तो वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस करोगे, मास अपॉन डेंसिटी से। तो m1 अपॉन रो वन प्लस का m2 अपॉन रो टू। सो ये आपकी कैलकुलेशंस बनेंगी। फॉर्मूला इस प्रकार से यूज करना मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो यहां पर लिखा जाएगा 3 बराबर मास इक्वल है, मतलब m प्लस का m अपॉन m डिवाइडेड बाई रो वन प्लस का m डिवाइडेड बाई रो टू। क्लियर? इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो क्या मिलेगा, 3 बराबर 2m डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम ले लीजिए, देखो m तो कॉमन आ जाएगा, ये आएगा रो टू प्लस का रो वन अपॉन रो वन रो टू। क्लियर? ऊपर ले जाइए, सो आपको मिलेगा 3 बराबर 2 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस का रो 2। m कहां गया, m से m कट गया। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखते हो तो रो 1 प्लस रो 2 की जगह 8 लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इक्वेशंस को जरा लिख लेते हैं। कैसे, रो 1 प्लस का रो 2 बराबर 8, ये तो है ही है, तो ये आएगा 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई 8 बराबर का 3। सो देखो ये कटेगा 4 बार, 4 तिया 12, तो रो 1 रो 2 का आंसर आ जाएगा कितना, 12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे इस इक्वेशन को, जब भी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आपको एक स्टेप करना पड़ता है। याद रखिए बहुत जगह ये काम आएगा। कैसे, जैसे रजिस्टर्स के सवालों में मिलता है, जब सीरीज में दिए हैं तो उनका इक्विवेलेंट इतना है, पैरेलल में है तो इतना इक्विवेलेंट है, तो बताइए कि भैया उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल बनते हैं, तो उसी बेसिस पर सवाल है। तो आपको एक स्टेप करना होता है, रो वन माइनस रो टू का होल स्क्वायर लिखा जाता है रो वन प्लस का रो टू का होल स्क्वायर माइनस का 4 रो वन रो टू, ये एक स्टेप है। इसको याद रखना, a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको खोलिए तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab, तो माइनस 2ab बचेगा ऑटोमेटिकली। तो ये बैलेंसिंग की सिचुएशन होती है। तो रो वन प्लस का रो टू है 8, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 64 माइनस
4 इंटू 12, 12 24 बाद 36 बार 4 48, 64 में से गए 48, 64 माइनस का 48, कितना बच रहा है देखो 48 और 10 58 और 6 64 16। सो देखिए आपके पास में रो 1 माइनस रो 2 का जो स्क्वायर है उसका आंसर आया 16, तो इसका मतलब रो 1 माइनस रो 2 का आंसर आएगा 4। अरे बोलो क्लियर है? ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको और इसको ऐड कर लो भाई, रो 1 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 रो 1 बराबर 8 और 4 12। सो बेटा रो 1 का आंसर आएगा 6 और इसका मतलब रो 2 का आंसर कितना आना चाहिए 2। 6 और 2 यहां पर आंसर्स निकल के आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये सिंपल सा एक सवाल था जो मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया। क्या किसी को इस सवाल में प्रॉब्लम हुई? अपने आप से किया या इंतजार किया? चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। द टू थाई बोन्स, देखो ये मेरा फेवरेट सवाल है, बहुत आसान है वैसे सवाल, लेकिन क्या है मेडिकल का बच्चा है तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को हमेशा कंसीडर करता हूं कि कोशिश करूं करवाऊं। डेटा भी ऑलमोस्ट हर साल सेम ही रखते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हालांकि डेटा बदल भी दो तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। The two thigh bones, each of cross section area 10 centimeter square, supports the upper part of human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the bones. Take G is equals to this. ठीक है, सो अब देखो द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया बताओ टोटल एरिया कितना हो गया। तो ये देखो एक बात ध्यान रखना, ये पैरों की बोन्स की बात कर रहे हैं और आई थिंक सो पैर के अंदर में जो सबसे बड़ी बोन होती है, पैर के अंदर होती है ना बड़ी बोन, सबसे बड़ी बोन, क्या नाम बोलते हैं, फीमर फ्यूमर कुछ तो भी ऐसा नाम है, आप ज्यादा जानते हैं कोई बात नहीं। तो टोटल एरिया जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -4। सो 20 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज द एरिया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, प्रेशर। तो भैया प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना आएगा, मास है 40 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -4। सो यहां पर देखिए कितना आएगा, इसको काटोगे तो ये तो 2 बार कटेगा और ये आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 4 या 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही आया होगा। सवाल आसान है, बस क्या है बोन्स वगैरह की बातें कर रहे हैं, इसके लिए ये सवाल का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। 40 किलो की जगह 100 किलो का आदमी कर लो, वही क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर में क्या फर्क आएगा, यहां पे 2 लिखा है, 40 100 का हो जाएगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? श्योर हैं या नहीं है, बोलो फटाफट से, कर सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। देखो अब ये एक्सप्लेनेशन में जब चल रहे होते हैं हम लोग, ये सवाल देखिए, अ सिलेंडर वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज क्लोज बाय अ स्मूथ पिस्टन of mass m as shown in the figure. If atmospheric pressure is P naught, radius of the cylinder is r and height of liquid is h, find the force at bottom of the cylinder. ठीक है, तो इसमें जो सवाल बनते हैं इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो जस्ट यहां पर भी पूछ लिया जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, इस सिलेंडर का ये जो क्या है इसको बोल रहे हैं ढक्कन को, पिस्टन। तो भैया इस पिस्टन के ऊपर में जस्ट ऊपर में जो प्रेशर है वो P नॉट है और अंदर में जो प्रेशर है वो P है। अंदर का जो प्रेशर P है वो बेसिकली कितना है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब P नॉट प्लस का mg अपॉन a। ये है भैया यहां का प्रेशर इस जगह का। सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो मैंने एरिया लिखा है, सिंस यहां पर रेडियस दे रखी है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P नॉट प्लस का mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। दिस इज द प्रेशर जस्ट बिलो द पिस्टन, दिस इज द प्रेशर जस्ट बिलो द पिस्टन। लेकिन बेटा हमसे पूछा है इस जगह का प्रेशर, सॉरी इस जगह पर फोर्स जो आ रहा है, मैंने कुछ गलती कर दी यहां पे, हाँ सही तो कर रहा हूं, प्रेशर सही निकाला है। ओके चलो कोई बात नहीं,
अब मैं यदि इस जगह का प्रेशर यदि आपसे सवाल में पूछा जाता तो क्या होता था? तो बेटा डेप्थ के साथ में प्रेशर इंक्रीज होता है। मान लीजिए इस जगह पर प्रेशर है पी डैश, तो बेटा पी डैश जो आएगा वो कितना आएगा? इस पी में पी प्लस का रो जी एच हो जाता था। बोलो यस और नो? आपने बोला सही बात है। सो भैया पी डैश बराबर आएगा, पी कितना है? पी नॉट प्लस का एम जी अपॉन पाई आर स्क्वेयर प्लस का रो जी एच। दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम। दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम। अच्छा, अब एक बात समझिए, मैंने यहां पे कोई डेटा वेटा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स वगैरह या वेरिएबल्स ऐसी सिचुएशंस में मैंने यहां पर क्वेश्चन को रखा है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर यहां पर कोई डेटा पुट कर दे और उसके बेसिस पर सवाल करवा ले। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिए, सवाल में पहली बात तो प्रेशर पूछा ही नहीं, मैंने तो प्रेशर निकाल दिया है। सवाल में पूछा गया है फाइंड द फोर्स, और फोर्स क्या होगा? तो भैया मैं ऐसे मान लेता हूं एफ डैश, तो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू पी डैश इंटू ए। तो भैया ये जो पी डैश का आंसर आया है, इसमें आपको एरिया मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है एफ डैश बराबर पी डैश इंटू पाई आर स्क्वायर से। क्लियर? पी डैश का आंसर यहां पर रखा हुआ है, इसमें आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। क्लियर है या नहीं है? ओके, चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन बैरोमीटर ट्यूब व्हेन atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury and the tube is inclined at an angle of 60 degree with the horizontal। ठीक है, ओके। तो भैया हमारे पास में जो ट्यूब है ना उसको क्या करके रखा है, इन्होंने इंक्लाइन कर दिया है। ठीक है, सो मान लीजिए कहीं यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है। सो भैया दिस इज योर हाइट एच, है ना, और यहां पर बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया है वो है यहां पर 60 डिग्री। बोलो यस और नो? भाई ट्यूब ने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब ऐसे इंक्लाइन है। अब जो प्रेशर होता है उसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसको जरा समझिए। क्योंकि अब एक्चुअल में तो एच के हिसाब से प्रेशर आना चाहिए जो कि 75 सेंटीमीटर, लेकिन इसको इंक्लाइन कर दिया है, तो बेटा ये जो लेंथ है ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे एल कहेंगे। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसे कहते हैं। मतलब यदि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। और यदि ये 60 डिग्री है तो यहां पर देखिए आप लिख सकते हो साइन 60 बराबर एच अपॉन एल। भाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस कैसे पता लगा सर जी? तो देखो ये है आपका ट्राइंगल, ये है एल और ये है एच, और ये है आपका एंगल 60 डिग्री का, तो एच अपॉन एल। तो यहां से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एल बराबर एच अपॉन साइन 60। सो एल बराबर एच कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर है, मतलब यदि ये सीधी होती तो भैया 75 सेंटीमीटर का प्रेशर दिखता, लेकिन ये टेढ़ी है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये आएगा साइन 60 मतलब √3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 150 डिवाइडेड बाई 1.732 और है, ले लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटा लो और जीरो बढ़ा लो। तो इसको डिवाइड करो बेटा 17 से, 17 का टेबल ले लो, 17 34 51 6 102, 17 7 119, तो 17 7 119, 17 8 119, 129 और 8 29 और 8 36, तो 8 तो ये हो जाएगा 136, बच गए 14 जीरो। सो 88 सेंटीमीटर समथिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप चेक जरूर कर लेना, कहीं ऐसा नहीं मैं जल्दबाजी में कुछ और कर गया हूं। कई बार होता है ना जल्दबाजी में हम लोग लिख जाते हैं। सो जस्ट क्रॉस चेक योर कैलकुलेशंस ऑल्सो अगेन, दैट्स द आंसर। सवाल बहुत आसान है, लेकिन यदि देखोगे तो नहीं समझ में आता कि सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो सवाल में क्या है, सवाल में बोला गया है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मेजर करते हो तो ये ट्यूब कैसी होनी चाहिए थी? सीधी, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये ट्यूब कैसी रखी है? टेढ़ी।
तो अब इसके अंदर में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी भैया? रीडिंग तो 75 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, लेकिन 75 सेंटीमीटर कब? जब वो सीधी है। तो भैया वो तो 75 सेंटीमीटर तक लिक्विड बढ़ेगा ऊपर, भाई लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, तो वो हाइट यहां पर इस एल से दिखेगी। तो ये इसकी रीडिंग आएगी टेढ़ी वाली जो 88 जो आ रही है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, वेरी गुड। हाँ भाई, सवाल देखो क्या है। अ सॉलिड वेट्स 10 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट डिक्रीजेज बाय 2 न्यूटन व्हेन वेटेड इन वाटर। सवाल को समझ में आया? सवाल में बोला गया है कि जब हम लोगों ने इसे एयर में, कोई तो भी एक सॉलिड का टुकड़ा है जिसे हम लोगों ने एयर में वेट किया तो 10 न्यूटन आया, और इट्स वेट डिक्रीजेज बाय 2 न्यूटन व्हेन वेटेड इन वाटर, वाटर के अंदर में। तो ये बात बताओ, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होती है वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको मिल चुकी है, कितनी आ गई? 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। कितनी आ चुकी है? 5। सर जी इससे क्या फायदा हुआ? देखते हैं। What is the density of the solid? ये यहां पर आपसे पूछा गया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे आएगी? रिलेटिव डेंसिटी आपको मिल चुकी है, तो भैया इस रिलेटिव डेंसिटी में आप क्या कर दीजिए? वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी वर्ड मैंने लिख दिया। डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर रिलेटिव, क्या कर रहा हूं मैं, बराबर रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? ये भी एक फॉर्मूला है। तो रिलेटिव डेंसिटी आई है 5 और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर विल बी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सवाल बहुत आसान है, बशर्ते, अब देखो यही तो हो रहा है सवालों में। कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है क्या कोई रॉकेट साइंस? बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। और यकीन मानिए नीट लेवल की जब हम लोग बात करते हैं तो सवालों का लेवल लगभग ऐसा ही रहता है। मैं एक बात बोल रहा हूं हमेशा, लगभग हमेशा मैं बोलता हूं, क्योंकि कोई गारंटी वैसे नहीं ले सकता कि भैया कि इस साल पेपर डिफिकल्ट आएगा या आसान आएगा, लेकिन जनरली जो पैटर्न चल रहा है, इतने सड़े सड़े से पेपर जो निकाल रहे हैं एनटीए वाले, एकदम सड़ेले से पेपर निकाल रहे हैं, जब मतलब कोई पढ़ के जा रहा है कि कोई बिना पढ़ के जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालांकि पढ़ना तो चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक एक नंबर पे 100 की, हजारों हजारों की भीड़ है। वो भी कब? जहां टॉप रैंक्स होती हैं, जहां टॉप मार्क्स होते हैं, वहां ऐसी सिचुएशन है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर कम मार्क्स होंगे वहां कैसी तगड़ी भीड़ होगी। 15 लाख बच्चा भैया नीट का फॉर्म भर के बैठा है। ये तो एवरेज है, 15 लाख का एवरेज हो गया। अभी 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको सबसे हायर साइड में रहना, तो थोड़ा तो आपको बेटा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। ठीक है? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। हमें क्या है? अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडीली इन ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। मैं बोला ठीक है भैया, ए at A is 4 centimeter square and B is 2 centimeter. If the speed of liquid at A is this, calculate the speed at B. बोलो क्या सवाल है? समझ में आया? सवाल को पढ़िए और बताइए। ये सवाल है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेसिस पर। कैसे? V A, या मैं लिखूं V1 A1 बराबर V2 A2। बोलो यस और नो। तो देखो आपको क्या दिया गया है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए का दिया है, बी का दिया है, मतलब आप यहां लिख सकते हो 4 और यहां लिख सकते हो 2। स्पीड ऑफ लिक्विड एट ए दे रखी है उन्होंने 10, मतलब 10 इंटू 4 बराबर वेलोसिटी एट बी इंटू 2। सो वेलोसिटी एट बी बराबर आएगी कितनी? 20। और किस में दे रखी है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो बेटा आपको भी लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। कितना आसान सवाल। सर ऐसे पूछेंगे क्या? भाई क्यों नहीं पूछेंगे, बताओ तो सही। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? वाई डू यू फील सो कि भैया सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड? ऐसा क्यों आपको लगता है कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछ सकते भाई, क्यों नहीं पूछ सकते? समझ में आ रहा है?
कहां रह गए, हाँ भाई, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लो भाई एक सवाल और आ गया आपके पास में। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फ्लोइंग स्टेडीली इन अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। एक आपके पास में ट्यूब है, इसके अंदर में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, चलो भाई ठीक है। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए और बी दे रखा है, स्पीड एट ए दे रखी है, कैलकुलेट डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट ए एंड बी, जैसे ही डिफरेंस ऑफ प्रेशर का वर्ड आता है मेरे दिमाग में आता है कि हो ना हो ये सवाल बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है, हो ना हो ये क्वेश्चन जो है वो बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है। अच्छा, क्या कहती है बर्नौली की इक्वेशन, क्या कहती है भैया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट। क्या यही कहती है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब P प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब रो जी एच इज व्हाट, कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं इन चीजों को ए पे लिख लो, डेंसिटी तो मैंने यहां पे इसको ए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डेंसिटी तो सेम होगी, और प्रेशर एट बी प्लस का हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस का रो जी एच बी, ये लेवल। बताओ इसमें से आपको कैलकुलेट क्या करना है? प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी मतलब आपको कैलकुलेट करना है पी ए माइनस का पी बी बराबर, तो आप लिखेंगे, क्या लिखोगे? तो आप देखो यहां लिखोगे हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस का रो जी एच बी माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस का रो जी एच ए। देखो मैंने क्या किया, प्लस के साथ में पूरा उठा लिया और बीच में यहां पर माइनस रख दिया है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी फ्लोइंग स्टेडीली इन अ ट्यूब वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पे कहीं हाइट के बारे में नहीं बोला गया। इसका डेफिनेट मतलब पता है क्या निकल के आता है? इसका डेफिनेट मतलब यह है रोजी एच ए और रोजी एच बी खत्म हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि इसका मतलब है कि वो चाहता है कि आप सेम लेवल पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करो भाई, तो बोलो कितना आ जाएगा? अब हाफ रो का मतलब डेंसिटी 800। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, वीबी वेलोसिटी एट बी कितना दिया है? अच्छा दिया ही नहीं है, तो ये निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेटा देखो 4, 2 और 10, ये सेम डेटा है। पिछले सवाल का आंसर आया था 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप इसे लिखोगे 20 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड हो गया, माइनस हाफ इंटू 800 इंटू वेलोसिटी एट ए कितना दिया गया है? 10, तो बेटा 10 इंटू 10⁻⁻²। बोलो यस और नो? आपने बोला ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कॉमन कितना निकल जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 400 बराबर है, और 400 में इन दो जीरो को वैसे ही काट लो, ठीक है। ऐसे ही बेटा दो जीरो को यहां काट लो, 2 से काटोगे तो ये 4 आएगा, और ये आएगा 40, और ये आएगा कितना? 4 दूना 8, 80 माइनस 80 माइनस का 40 मतलब आएगा 40 न्यूटन। आई एम गेटिंग 40 न्यूटन, सॉरी न्यूटन कैसे आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। नाउ लेट अस चेक वन मोर टाइम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठे हो जिसकी हमने सोचा ही नहीं हो कुछ, क्योंकि आंसर तो मेरा मुझे गलत लग रहा है। ओके आई गॉट इट। बताओ क्या गलती हुई है? वीबी का बेटा स्क्वायर करना था, मतलब इस टर्मिनोलॉजी का स्क्वायर करना था, और इधर में भी स्क्वायर करना था। ओके चलो, तो इस स्क्वायर से क्या फर्क पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। तो ये जीरो भी कट जाएंगी, ये वाली जीरो भी कट जाएंगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा तो एक इससे कट जाएगा और 2 इससे कट ली, तो ये तो 4 बचेगा यहाँ पे। यहां देखते हैं क्या बचेगा, ये जीरो और कट जाएगा, ये 4 तो बचा ही है, 2 दूना 4 चौका 16, तो बेटा ये आएगा 16 माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा?
16 माइनस का 4 बराबर आएगा 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, आपके सामने ही है। अब मैं स्क्वायर नहीं किया तो मेरे से गलती हुई, और ये गलती ऐसी है जो आप भी कर सकते हैं। क्या होता है, देखो सवालों में ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां ना हो करके हमसे। यहां एक स्कोप रहता है कि भैया हम लोग इस सवाल में यदि गलती हो भी जाती है तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। करते कि नहीं करते, आपने देखा होगा अमूमन मैं हर दूसरे सवाल में एक बार क्रॉस चेक जरूर करता हूं। क्यों अमूमन हर दूसरे तीसरे सवाल में करने का लॉजिक ये रहता है क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब मैं कर रहा हूं तो मोस्टली गलती होने की संभावना कम है। बट हूं तो मैं भी इंसान। वैसे आप मुझे इंसान तो मानते हो ना? कई लोग तो इसमें भी हंसी रहे होंगे बीच में। विश्वास करें कि नहीं करें बात पे, कह तो रहा है व्यक्ति कि भैया मैं इंसान हूं, पर सर हम कैसे माने? प्रूफ बताओ कागज पे। हम तो कागज पे विश्वास रखते हैं। हमने सर सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, और सोशियोलॉजी कहती है कि जो चीज कागज पे लिखी है वही सत्य है, और उसको किसी ने प्रमाणित जरूर करना चाहिए। चलो लो भाई, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, देखो हमें क्यों पता लगते रखता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा होता इसलिए है कि हम जैसे जैसे आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी ना सवालों को देख के समझ में आने लग जाए, अच्छा ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा पूछा है। और हमारा जो ध्यान जाता है पहली लाइन और लास्ट लाइन पे पहले जाता है। बीच में क्या लिखा है हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन पहली और आखिरी लाइन पे ज्यादा ध्यान जाता है। और जैसे यहां पे मैंने गया तो मुझे दिखा व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस टू दिस, तो मेरा ध्यान पहले इस चीज पे गया व्हाट इज द प्रेशर। और प्रेशर बोलते ही मेरे दिमाग में आता है या तो मेरे को सवाल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेशर का है, या फिर ये सवाल हो ना हो बर्नौली इक्वेशन का है। बस इससे ज्यादा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। पहले सबसे पहला थॉट जो मेरे मन में आया इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात वो यही था कि इनमें से ही कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के होने की, तो उसी पॉसिबिलिटी को लेकर के मैं सोचता हूं। लेकिन ये तो मैंने सोचा, लेकिन यदि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और बिना क्वेश्चन को पढ़े सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने पहली लाइन देखी और लास्ट लाइन देखी और मैंने सॉल्व कर ली, कैसे कर लूंगा भाई? कैसे कर लूंगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह ही वही हड्डी मांस से बना हुआ एक व्यक्ति हूं, इंसान हूं। क्लियर? चलो आगे आ जाओ, सवाल में को पढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मैं बोला ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इज 4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शन इज 0.002 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर प्रेशर दिया गया है, उसी पॉइंट पर आपको एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी दे रखी है। पूछा है उस पॉइंट पर प्रेशर जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कुछ तो भी गलती हो रही है इस सवाल के अंदर, क्लियर दिख रहा है। क्योंकि यदि रिड्यूसेस टू लिखा है तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू छोटी है। 0.002 छोटा होता है, 0.01 बड़ा होता है। सो अब इसको क्रॉस चेक किए बिना हो नहीं सकता ये सवाल। मतलब 0.02 वाला सही लें या 0.01 वाला सही लें, कौन सा लें कौन सा ना लें उसको थोड़ा सा डाउटफुल है अभी। तो एक काम करता हूं मैं, मेरी सहूलियत के लिए मैं इस वाले को करेक्ट मान लेता हूं, तो इस वाले को करेक्ट मानता हूं तो यहां से एक 0 हटा लेता हूं। ठीक है, आपके सामने चल रहा है। हो सकता है कि ये वाले के हिसाब से आंसर निकल के आया तो ये 0.01 होगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कई बार सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि इसी सवाल में समझाता हूं, जैसे मान चलो वहां पर लिखा होता 0.03 लिखा होता, ठीक है, और यहां पर रिड्यूसेस टू लिखा है, रिड्यूसेस टू 0.01 और रिड्यूस्ड बाई 0.01। तो दोनों का अंतर समझ में आता है या नहीं आता है? बोलो फटाफट से। रिड्यूसेस टू 0.01 का मतलब यह है कि भैया यही आपकी फाइनल वैल्यू है, और जब रिड्यूस्ड बाई 0.01 लिखा है तो मतलब फाइनल क्या है? 0.03 माइनस का 0.01। ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बट मैं जानता हूं यू बिलोंग टू मेडिकल फील्ड और मेडिकल फील्ड का बच्चा है, मतलब ये छोटी मोटी गलतियां
होती रहती हैं। और इवन दो नीट की कई बार बुक्स में भी आप देखते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर भी जल्दबाजी में 2 और बाई नहीं पढ़ते हैं। यस, ये ब्रेन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो चल जाता है 2 के हिसाब से। मोस्टली आप देखना सवाल 2 से ही कर दिए रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इंसान है, इंसानी गलती करेगा। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, लगानी तो बर्नौली इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी पता नहीं है। क्योंकि देखो आप देखिए, आपने लिखा प्रेशर एट ए प्लस का हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस का रो जी एच में लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि हाइट सेम ही है, बराबर प्रेशर एट बी प्लस का हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब ये वी बी एक एरिया कहां से लाओगे, एरिया है, सॉरी वेलोसिटी कहां से लाओगे, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। तो मैं इसे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो एरिया कितना है 0.02 इंटू यहां पर स्पीड है 2 बराबर 0.01 इंटू स्पीड एट ए। तो बेटा स्पीड एट ए आएगी आपके पास में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी जैसे भी मानना है, तो ए या बी जो भी मानना है मान लो, इसे बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस का हाफ इंटू डेंसिटी कितनी है बेटा, अच्छा वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर की, इसलिए सवाल में वाटर दे देते ताकि डेंसिटी देने से बच जाए, इंटू वेलोसिटी एट ए। तो बेटा यहां पर आपकी वेलोसिटी देखो, प्रेशर यहां का लिखा है तो यहां की वेलोसिटी है 2, और बेटा इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, स्क्वायर कर दिया है। प्रेशर एट बी आपको कैलकुलेट करना है, हाफ इंटू 1000 इंटू वेलोसिटी एट बी है 4, तो 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सही चल रहा है। 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस का, अब आप देखिए इसको यदि करते 2 से काटोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये आएगा 2000 बराबर प्रेशर एट बी प्लस का, इसको देखो 4 चौका 16 का आधा 8000, ये आएगा 8000। तो भैया देखो प्रेशर एट बी कितना आएगा, प्रेशर एट बी जो आएगा वो आएगा, देखो 4 के पीछे 4 जीरो मतलब 40,000, 40 में से गए 2, 40 में जुड़े 2, कितना आएगा 40 और 2 42, 42 में से गए 8, कितने बचेंगे 42 में से 8 जाएंगे 34, सो 34,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। बाकी अब आप इसमें एक काम कर सकते हो कि इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूं 3.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहिए जैसा आप लिख लो। भाई कौन रोक रहा है आपको लिखने से, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, इट इज अप टू यू हाउ यू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इज इट क्लियर टू यू? बोलो ये सवाल में कोई परेशानी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये एक सवाल दिया गया है, ये सवाल अगेन अच्छा सवाल कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल हो गया, मतलब जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा सवाल हो गया। ठीक है, ओके चलो। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ टैप हैविंग अ बोर ऑफ इंटरनल diameter this, calculate the diameter of the water stream at a distance of 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap, assume that the water velocity as it leaves the tap is this। समझ में आया सवाल? सवाल में पूछा क्या गया है, यहां से नल में से पानी गिर रहा है, तो जब ये यहां पहुंच रहा है तो आपको बताना है इसकी डायामीटर क्या आएगी। पहला सवाल तो ये है कि बड़ी आएगी या छोटी आएगी, भाई यही तो सवाल पहला मेन है। तो भैया देखो सबसे पहले तो हमें इतना पता लग गया कि यार स्पीड से रिलेटेड कोई ना कोई बात चल रही है, और जब भी स्पीड से रिलेटेड बात चलेगी मतलब कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रोल हो सकता है यदि एरिया और आ रहा है तो आप सवाल को देखिए, यहां डायामीटर दे रखी है और यहां पर डायामीटर पूछिए, मतलब कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड है। चीजों को समझिए, मैं सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा, सवाल तो 2 मिनट का भी सवाल नहीं होता, 1 मिनट हार्डली सवाल में लगता है सॉल्व करने में। वाई डू आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम? मैं इसलिए समय लगाता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें चलें, आप सोचो कि क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे है। सर हम कैसे सोचेंगे सर, हम नन्हे से मुन्ने से प्यारे से छोटे से बच्चे हैं सर,
ऐसे रोना आता है ना। सवाल देख के तो आधे लोग तो ऐसे हो जाते हैं जैसे न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आया नहीं कि आधे लोग तो पेन रख के ऐसी बाहर, अरे यार ये फिजिक्स फिजिक्स हमसे मत पढ़वाओ। जबकि फिजिक्स दुनिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट फिजिक्स में ही लेते हैं। आप देखिए, हालांकि देखो हर प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनल राय अलग हो सकती है, पर्सनल क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यकीन मानिए यदि आप फिजिक्स पढ़ने लगेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत अच्छी लगने लगेगी। सर वो तो तब अच्छी लगेगी ना जब कुछ समझ में आए। तो समझने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डायरेक्शंस को खोलें, अपने दिमाग को खोलें जरा। और वो दिमाग को तभी खोल पाएंगे जब आप, देखो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होने लगता है ना तब सब्जेक्ट अच्छे लगने लगते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आपको सब्जेक्ट कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये सही बात है, फैक्ट है ये, ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे क्या होता है, जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री की बात करें, अब यहां परेशान है, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा नहीं किसका बेटा कौन था अभी मैं भी भूल गया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, है ना, कुछ ऐसा ही चलता है ना। और वो याद ही नहीं रहता, आधे लोग तो यही करे कंफ्यूज रहते हैं, बाप को बेटा, बेटे को बाप बना देते हैं, है ना, होता है कि नहीं होता है, क्यों, इंटरेस्ट ही नहीं आता। अब आपसे बोलो कि जैसे सोशोलॉजी में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान करके आपको एक सब्जेक्ट रहा होगा बचपन में, जूनियर क्लासेस में, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं कि भारत एक गणराज्य है, और मतलब उसका मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है। हम प्लेज लिखते हैं, भारत का संविधान है, हम भारत के सभी नागरिक इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। क्या लिखा है सर, ये इसका मतलब क्या, यही समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं जागता। आपने पढ़ा होगा ना, और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी बचपन में। तो जो चीजों में इंटरेस्ट जगता है वो चीजें आपको अच्छी लगती है, जहां इंटरेस्ट नहीं आता वो चीजें आपको बोरिंग लगने लगती हैं। भाई ये क्लियर फैक्ट है। अब आपसे कैरी मिनाटी की वीडियो दिखवा लो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अरे लाइन लग जाएगी। मतलब है ना, 2 4 5 घंटे तो आप ऐसे ही बिता दोगे मोबाइल पे, जब बैटरी खत्म हो जाएगी तब याद, अरे मैंने इतना टाइम निकाल दिया। यही तो यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन भी है। भाई देखो क्या होता है ना, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आप जब, जैसे आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता होगा, मैं मान के चलता हूं यदि कोई लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर का मतलब है जो रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। कई लोग लोकल का मतलब गलत अर्थों में भी ले जाते हैं, लोकल मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता है बेटा। लोकल का मतलब होता है, लोकल एक ऐसे शब्द का यूज किया जाता है जहां पे हम लोग रीजनल क्षेत्र की बातें करते हैं, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप कभी देखिए उसमें कभी मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, ऑडी का, इन सबके ऐड इतने ज्यादा नहीं आते। या जैगुआर का आ रहा है या पॉर्श, चलो ठीक है, आप एक बार को बोलोगे सर हमने तो देखा था मर्सिडीज का ऐड आया था हमारी मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, ऑडी, चलो इसका देख लिया, मान लेते हैं। आपने कभी पॉर्श का, फेरारी का, लैम्बोर्गिनी का, इन गाड़ियों का कभी ऐड देखा है? सर इनका ऐड तो नहीं देखा सर। रॉल्स रॉयस का ऐड देखा है? रॉल्स रॉयस नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कंपनी जानती है कि भैया जो मेरी कंपनी की जो गाड़ी खरीद रहा है उसके पास इतना फ्री समय नहीं है कि वो ऐसा कुछ न्यूज़पेपर देखे। अब मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के जो ऐड आते हैं ना, वो आप देखना बिजनेस टुडे या इकोनॉमिक टाइम्स या और कौन से अखबार होते हैं ऐसे, वहां पर वो ऐड देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भैया बिजनेस से पैसा कमाना, तो बिजनेस, वो अलग मेंटेलिटी होगी। मैं शायद अपने ट्रैक से भटक चुका हूं, मुझे ऐसा फील होने लगा है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है, जिसका जहां इंटरेस्ट होता है वो वहां पे लगा रहता है। आप, मैंने अभी क्या बात करी थी, मैं बोला था वो कैरी मिनाटी है या भुवन बाम है, 2 3 ही नाम पता है मेरे को, भी ज्यादा पता नहीं। एक्चुअली मैं बताऊं, एक्चुअली तो ये है, बस कैरी मिनाटी भी मैंने नाम सुना हुआ है, मैंने तो उसका वीडियो अभी आज तक कभी देखा तो नहीं है, बट नाम बहुत सुना है। सर एक बार देख ही लेते। अब क्या, अब निकल गया, निकल गया, नहीं देख पाता। भाई मैं उतना समय वहां पे क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे आपके लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालने हैं, मुझे आपके लिए काम करना है, बुकलेट्स पे काम करना है, आपके लिए डीपीएस पे काम करना है, मुझे आपके लिए टेस्ट पेपर के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं। हम चाहेंगे कि भैया अभी तक 42 क्वेश्चंस फिजिक्स में आते रहे, 43 तक, 42 ही आए लगातार 2 3 सालों से। मेरी चाहत रहेगी कि भैया 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन अपने इसमें से आए। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं इस बात को समझिए
क्या होता है, जैसे एक दो पेपर्स में जैसे मैं बता दूं, वो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर वाला कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आ गया था, वो नहीं बताया था मैंने, वो आ गया, तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। लेकिन केमिस्ट्री में तो 45 आउट ऑफ 45 आए कि नहीं आए? संजय सर का एक्सपीरियंस बोलता है भाई, बात समझ में आ रही है? तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन आप ये बात भी सोचिए, यदि 45 आउट ऑफ 42 क्वेश्चन यदि आपको मिले हैं, तो भैया कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई बताओ भाई। 42 क्वेश्चंस आप यदि सही करके आ गए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितने कितने का स्कोर हो गया फिजिक्स में? सोचिए और कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 180 है ना, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 में से आप कितने घटाओगे? 3 क्वेश्चन के घटा लो 12 नंबर, 180 में से 12 गए, 168 हो गए। चलो मान चलो आपने तीन पे वो जो नहीं आए उन पे तुक्का भी लगाया हो, तो 3 और कम कर लो, है कि नहीं? तो 165। इजंट इट अ गुड स्कोर इन फिजिक्स? बहुत अच्छा स्कोर है, 170 तक स्कोर बच्चे लाए हैं। अब वो ठीक है, तो इन चीजों पे फर्क समझिए। अब यहां पे सोचिए, बकवास हो गई बहुत देर से, 5 मिनट मैंने आपके खराब कर दिया, आपको भी अच्छा लगा होगा। चलो आज तो सर बातें करने के मूड में है, बतरा लो हमसे, बातून मंत्री बनना है सबको, है ना, पढ़ाई नहीं करनी। यहां आ जाओ, क्या चल रहा था सवाल, हम सवाल के फ्लो को भी भूल गए। हाँ, तो सवाल क्या था, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग अ बोर ऑफ दिस, और ये यहां पे ऐसा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में कहा, क्यों क्यों ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ये सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे दिमाग में तभी आती है जब मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी की बात हो रही हो, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर ये दे रखा है, कहां गया, डायामीटर दे रखी है, तो मतलब यहां का एरिया मुझे मालूम है, ओके, और यहां की स्पीड भी मालूम है। अब सवाल ये है कि यहां का डायामीटर पूछा है मुझसे, लेकिन यहां की स्पीड नहीं दे रखी है। अब क्या करूं? काइनेमेटिक्स, भैया ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। पानी ऊपर से नीचे गिरा तो पानी कोई अलग है क्या? जब हाथी को ऊपर से नीचे गिरा दोगे तो उस पर भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगेंगी, और आप भी गिरोगे तब भी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगी। सर बीच में फ्रिक्शन भी तो आएगा भैया। हम लोग फिजिक्स में जब सवाल सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन को हटा के ही बात करते हैं हमेशा, है ना। तो भैया बोलो, तो मैं लिख सकता हूं आहा आहा, V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू G इंटू H। ओके, H भी दिया है कि नहीं दिया, तो पता लगा, हाँ दिया है, इतने नीचे बताना है। तो भैया देखो, V2 का स्क्वायर जो आएगा आपके पास में वो आएगा, V1 कितना है, स्पीड कितनी है भैया यहां पे, 4 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.4 मान लू क्या? ओके, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी, मतलब 10 मान लो। एच कितना दे रखा है भैया, 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर बिलो, मतलब 0.2 मान लो। सो V2 का स्क्वायर जो आएगा 0.4 का स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, 0.16 प्लस का पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से 0 2 दूना 4। सो बेटा यू आर गेटिंग दिस एज 4.16। सो V2 का जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 2.04 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बताता हूं सर, एक बात बताओ सर, जी तो -10 होता है ना? कितने लोगों के मन में सवाल आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कितने लोग बोल रहे हैं जी की वैल्यू -10 रखनी चाहिए? फटाफट से कितने लोग बोल रहे हैं? भाई साहब घूसा मार के नाक पिचका देनी है मैंने तुम्हारी पहले तो। सर यही तो कारण है कि हम पूछते नहीं है आपसे। आप ऐसे बोल रहे तो घूसा मार के नाक पिचकानी है, सर हमारी नाक का तो पकौड़ा बन जाएगा। ओ, है ना, मन में डाउट था ना? अब देखो, मैं जानता हूं कई लोगों ने जिन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश भी करी होगी ना, कि ऐसे यहां से हाथ ऊपर की तरफ निकला भी होगा, वो पट नीचे चला गया होगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, प्लस क्यों आया? कितने प्रतिशत विद्यार्थी ये मानते हैं कि ये सही है? अब जो सही मान रहे थे उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यही दिक्कत है भाई। देखो ये प्लस आएगा माइनस आएगा, सर ये कैसे डिसाइड करें? भाई देखो सिंपल सी बात है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जी आपका नीचे है और एच भी आपका नीचे है, ये आपका ओरिजिन है भैया, सही बात है ना। तो जी भी नेगेटिव एच भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, खत्म कहानी।
बात समझ में आई क्या? यस सर, यस सर, है ना? ओके, अच्छी अच्छी टोनिंग बन गई ना। चलो अब इसके बाद क्या करना है? एक तो मैंने बार बार इधर ढूंढने आ जाता हूं अगले पेज पे जाने के लिए, ये न्यूमेरिकल कराते समय ये इधर होता है। चलो कोई बात नहीं। A1V1 बराबर A2V2। A1 मतलब भैया पहला एरिया कितना है, डिस्टेंस, इंटरनल डायामीटर, अच्छा एक डायामीटर और दे रखी, तो रेडियस कितनी आएगी इसका आधा। ओके, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, इंटरनल डायमीटर 8 × 10⁻³ है, -3, इट शुड बी -3 है ना। ओके, तो लिख दो एरिया आएगा π × 8/2 का इंटू 10⁻³ का और स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी भैया यहां पे 4 × 10⁻⁻1 मतलब 0.4 बराबर इसका एरिया पाई इंटू डायमीटर चाहिए तो d/2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अभी आपने निकाली है। अरे आजा 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 2.04, लो भाई लिख लो 2.04, करो कैंसलेशन यहां पे बैठ के, पाई ने पाई को मारा, यस और नो, 2 से करोगे तो यह आएगा 4, 4 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 0.4 है बराबर d²/4 इंटू 2.04। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पे बीच में पॉइंट और है, ये 204 नहीं है, 4 से कैसे काटे इसको। देखो जिन बच्चों को ये पॉइंट में कैलकुलेशन में परेशानी होती है उनके लिए हमेशा मैं एक ट्रिक यही बतलाऊं, जहां पॉइंट रखा है उसके नीचे तो 1 रख दो, पॉइंट को हटा के जितने नंबर है 0 कर दो, ऐसी पॉइंट हटाएगा, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट है तो 0 कर दो, ठीक है। अब तो आसान, अब कैंसलेशन चालू करो। जब आप कैंसलेशन चालू करेंगे 1 0 से तो 1 0 इधर कटेगी, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये पूरा कट जाएगा। ओके, तो ये 51 बचेगा, 0 इधर जाएगा, बाप रे क्या होगा इस देश का। लाडो भी कहेगी ना आना इस देश लाडो, है ना, ऐसी है ना। d² बराबर कितना आएगा बोलो जरा, 10 इधर से जा रहा है, देखो 4 × 10⁻³ का तो स्क्वायर है, मैं इसको जानबूझ के इतनी देर से नहीं छेड़ रहा हूं, इंटू 4 है इंटू 10 है और डिवाइड बाई 51 है, यस और नो। एक काम करो, पता है क्या, अब यदि आप रूट लोगे ना तो देखो मैं एक 0 यहां पे एक्स्ट्रा कर लेता हूं, तो 51 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, तो एक नीचे 10 और बच रहा है, ठीक है। उस 10 को एक एडजस्ट करना है, तो 10 करोगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 5 आएगा, वही कहानी कर रहा हूं मैं बैठ बैठ के, 4 पंजे 4/5 मतलब ये आएगा 0.8 और बचेगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट जब लोगे तो ये डेटा तो सीधा सीधा आ जाएगा और ये 0.8 का स्क्वायर रूट और लेना है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल यहां पर बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 4 चौका 16, 16 16 16 16 160 160 16 32 160 32 128 128 मतलब 128, 4 चौका 16 तो 3.5 वगैरह के समथिंग आएगा। ओ माय गॉड सर ये क्या था, हाँ यही था ठीक है, 3.5 × 10⁻⁻⁴ आएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, एरिया बढ़ा कि घटा, एरिया बढ़ा कि घटा, रेडियस 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 घटी, अरे पहले 4 3 अब 3.5 × 10⁻⁻⁴, अप्रोक्सीमेट आंसर, यस और नो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हाँ भाई ये अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, अ लिक्विड इज केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज रोटेटेड अलोंग इट्स एक्सिस, द लिक्विड राइजेज एट द साइड्स, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया है। इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज 0.05 मीटर एंड द स्पीड ऑफ rotation is 2 revolution per second, find the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and its side। इसका मैंने आपको बोला था डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला याद रख लेना, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, तो उसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है जरा ईमानदारी से बता दीजिए।
तो आप में से कई लोग कहेंगे सर याद है H बराबर ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2G। इस बात को समझना, कई बार है ना ये सवाल है ना, ये बेसिकली क्या है ना, ये ऐसे है, ठीक है, सेंटर से आप रेडियस मेजर करते हो कि नहीं करते। यहां पे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, वो ये है कि बेटा कई बार है ना ये इस पॉइंट की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ पैराबोलिकल इक्वेशन जो है ओमेगा वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2G। एक्चुअल में तो ये है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और ये y यहां पर डिफरेंस क्रिएट करता है, हाइट के बारे में बतलाता है, ठीक है। x बता है तो y बता दोगे, क्लियर, ओके। तो ये इस बेसिस पर है। तो बेटा h बराबर आएगा ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा यहां पर बोला है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब f दिया है तो 2 पाई f, मतलब सर जी 2 इंटू पाई इंटू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। यदि मिनट देता तो अपॉन 60 भी करना पड़ता, इंटू रेडियस 0.05, अच्छा पूरे का स्क्वायर कर दूं अपॉन 2 इंटू जी रहने दो एवं सर, क्यों रहने दो भैया, पाई के स्क्वायर से जी कट जाता है इसलिए रहने दो। अच्छा 2 दूना 4 सही है, 5 25 सही है, ओके, या 4 पंजे 20 कर लो, जैसा करना है वैसा कर लो, और एच आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते, कि मैं ही कैलकुलेशन करके बताऊं, कर लो ना सर, 4 पंजे 20 भाई, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ओके। 2 के बाद पॉइंट है मतलब 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना, मैंने सारा डेटा मीटर भी लिया है, 2 से काटो तो आएगा 0.02 मीटर। बोलो यस और नो, क्या इसका मतलब 2 सेंटीमीटर है भाई, 0.02 मीटर है तो 2 सेंटीमीटर है, यस और नो। बिल्कुल सही बात चल रही है, एकदम प्यारी प्यारी सी बातें चल रही है। ये सवाल, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन अ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक नदी बह रही है जिसमें पानी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड नियर द सरफेस। सरफेस ऊपर होती है कि नीचे होती है, ओके। द रिवर इज 10 मीटर डीप, नदी 10 मीटर गहरी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर -2 पॉइज। सर इसके बारे में तो आपने कभी नहीं बताया सर, कितने लोगों ने इससे भी बुरा मुंह बनाया था। मैंने मुंह बुरा तो बना लिया था ना, ठीक ठाक बुरा बना था, क्या बोलते हैं उसे इस चीज को, ये जो किया ना मैंने अभी, मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा बनाते हैं, मुंह बनाना ही कहते हैं इसमें, तो और क्या है। हिंदी बहुत आसान है, अब इंग्लिश में पूछ लो, आधे लोगों को नहीं पता होगा, इवन तो मुझे खुद को भी नहीं पता ये मुंह बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेकिंग अ माउथ, ये तो बहुत गलत हो जाएगी, इंग्लिश पे अत्याचार हो जाएगा। अ लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया 8 मीटर पर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 5 meter per second by applying a tangential force, find the viscous force। ये आपका यहां पर सवाल है। पहली बात तो ये है भैया, सिंपल सी बात क्या है, विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो हमें पता है। सर हमें तो वो भी नहीं पता, वेरी गुड, शाबाशी मिलनी चाहिए आपको इस बात के लिए, और आपका स्वागत किया जाता है एक झन्नाटेदार झापड़ के साथ में, वेरी गुड, ओके। चलो इतना पता है, ठीक है। यहां दिया है पॉइज, जिन्होंने बुकलेट पढ़ी है उनको पता होगा कि पॉइज को जब न्यूटन इसमें करते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते हैं। तो मतलब जो विस्कोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ईटा है 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो सर जी विस्कोसिटी दे रखी है, विस्कोसिटी का हम क्या करें भैया, आपसे सवाल को पूछो, क्या पूछा है सवाल में, पूछा गया है फोर्स, फाइंड द विस्कस फोर्स, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स, ओके। एफ वी बराबर ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स या डी वाई, जो भी लिखना है, बेसिकली ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ओ यस, बोलो एफ वी बराबर ईटा, ये है 10 टू द पावर -3 एरिया, किसका एरिया,
तो भैया हमने क्या किया है, नदी की सरफेस पर एक लकड़ी के तख्ते को तैराया है, उसका एरिया दिया है 8 डायरेक्टली डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये टर्मिनोलॉजी जब आती है जब हम लोग नदी में फ्लो की बात कर रहे होते हैं, नदी कितनी गहरी है उसके ऊपर में ये सारी डेटा डिपेंड करता है, डीवी बाई डी जेड। तो इस सवाल में देखिए नदी की मतलब क्या होता है ना, ओके ये ऐसे नदी बह रही है, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, तो ये यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है, और इसकी गहराई यदि मैं मान लेता हूं y है, तो बेटा ये जो dv बाई डी एक्स है जिसे हम लोग कह रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये लिखा जाता है v1 माइनस v2 अपॉन y। तो इस पर्टिकुलर सवाल में ये कितना है, यहां पर v1 5 है और नदी 10 मीटर गहरी है, मतलब नीचे 0 है। हाँ 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5। ये माना जाता है कि नदी का जो बेस होता है वहां पर पानी फ्लो नहीं कर रहा है, ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.5, तो 8 45 जीरो पॉइंट के साथ खत्म हो जाएगी, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन, दैट इज द आंसर। अब एक बात बताओ, जिसको ये फॉर्मूला पता था उसके लिए ये सवाल क्या था, एक हलवा। जिसको नहीं पता था वो कितना भी सर मार ले उसका कुछ नहीं होना जाना। क्लियर? अभी तक सरफेस टेंशन के सवाल चालू नहीं हुए यार, वैसे इस सवाल के बाद में तो होना तो चाहिए, वही मेन करवाने मेरे को। अभी तो आ गया देखो आ गया, जिसका हमें था इंतजार वो सवाल आ गया। क्या है? What should be the diameter of soap bubble in order that the excess pressure inside it is this? सरफेस टेंशन दे रखी है। आ जाओ, सवाल में क्या लिखा है, बबल है या ड्रॉप है? देखो सोप बबल है, मतलब कितना सरफेस कितनी बनेगी, 2 बनेगी, और यदि 2 बनेगी तो एक्सेस प्रेशर क्या लिखोगे, पी आई माइनस पी नॉट बराबर 4T अपॉन आर। बोलो सही है क्या? तो देखो इसी चीज को ध्यान रखना है, सरफेस टेंशन 4T कब लेनी है, जब 2 एरिया बनते हैं, तो R बराबर आ जाएगा। अच्छा कई बार इन सवालों में एटमॉस्फेयर इनसाइड प्रेशर भी पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 4 इंटू टेंशन कितना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई पी आई माइनस पी नॉट नीचे आएगा, और वो है बेटा 51.2। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ रेडियस। अब देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, अब बहुत देर हो गई, मैं कैलकुलेशन करवाते करवाते भी थक गया। सर कैसे काम चलेगा? अच्छा एक बात कर लो, चलो आप भी क्या रखोगे, पॉइंट से पॉइंट उठाओ, चलो ठीक है। 32 4 32 गुना 64 64 गुना 128 हो जाएगा ये, तो ये डेटा आ गया 128 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 512। 128 दुना 256, 256 दुना 512, ये तो सीधा कट रहा है 4 बार। ओके, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25। सो यू आर गेटिंग 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, मतलब 0.25 सेंटीमीटर इज द, सही कर रहा हूं ना, यस 0.25 सेंटीमीटर इज द रेडियस। यही पूछा है क्या? ओके अच्छा डायमीटर पूछे, डायमीटर के लिए क्या करो, इसको दुगना कर दो, मतलब यू आर गेटिंग 0.5 सेंटीमीटर एज द डायमीटर। डायमीटर कितनी आ गई, 0.5 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर डायमीटर। ऊपर जो निकाली 0.25 वो है रेडियस। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? आगे बढ़ो। कितने लोगों को सरफेस टेंशन वाले सारे फॉर्मूले याद हैं? प्रीवियस लेक्चर में किया है हम लोगों ने। A horizontal circular loop of wire of radius 0.02 meter is lowered into a crude oil from film. The force due to surface tension of the liquid is this. Calculate the surface tension of the crude oil. Oh, क्या सवाल है, क्या ये आपको समझ में आया? कितने लोगों को सवाल समझ में आया? सवाल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते। वही तो सर परेशानी है, सवाल ही तो नहीं पकड़ में आता। क्या हो रहा है, अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है आपके पास में, क्या एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप की ये रेडियस दे रखी है। इसको हम लोगों ने क्या किया, क्रूड ऑयल की फिल्म में उसको डुबोया,
ओके, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस, उसमें सरफेस टेंशन के कारण आने वाला जो फोर्स है वो आपको दे रखा है। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन, इस बार आपको सरफेस टेंशन ही कैलकुलेट करनी है। बताओ कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। यहां पर एक पॉइंट और लिखा है, पता है क्या, a horizontal circular loop of wire of radius this is lowered into circular crude foil। यहां पे एक्चुअली फ्रॉम लिख गया है, इसको पहले तो आपको करना पड़ेगा फॉर्म। क्या करना पड़ेगा, फॉर्म। एक फिल्म बना लेती है, तो सोचो यदि ये वायर है, ठीक है, फोर्स आपसे पूछा है, चलो एक काम करते हैं, पहले सिंपल सी बात है, टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप लिखोगे फोर्स बराबर आएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मुझसे पूछी क्या है, सरफेस टेंशन पूछेगी, फोर्स, अच्छा फोर्स गिवन है, मतलब मैं गलत साइड में चला गया ट्रैक पे, लो हटाओ इसको, सरफेस टेंशन ही पूछी थी तो मैंने उसको लिख दिया। चलो ठीक है, तो भैया आपने यहां पर लिख दिया कि T बराबर F क्या है, फोर्स, फोर्स उन्होंने दिया है 0.0113 न्यूटन अपॉन लेंथ। लेंथ किसकी, यदि ये सर्कुलर रिंग है और ये लूप बना रही है, सर्कुलर रिंग है और ये फिल्म बना रही है, तो इसमें कितना इसका जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2πr। तो आपने लिख दिया 2πr, तो 2 इंटू पाई, मतलब पाई रहने दो अभी, तो आर कितना है, रेडियस 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 0.02, ठीक है। पर यहां पर एक समस्या है, वो क्या है मालूम क्या, जब रिंग पर, याद करो मैंने आपको एक सवाल कराया था सोप सॉल्यूशन में, ऐसा एक ये था और यहां पर आपको ये वायर था जो मूव कर रहा था, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला, इसमें फिल्म बनी थी, तो कितने एरिया कंसीडर करे गए थे, 2 या 1, आंसर इज 2। तो इसका मतलब जब इस पे फिल्म बनेगी तो एक एरिया बनेगा कि 2, 2, तो इसका मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 और आएगा, यही बस आपकी गलती होगी, इसके अलावा कोई गलती नहीं होगी, सब लोगों का सही होगा। ये 2 समझ लिया कॉन्सेप्ट। भाई देखो इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस सवाल के अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बस और बस इस 2 को लेकर के कि 2 से आपको लेंथ में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, श्योर है। कई लोग सोच रहे होंगे सर आज मिस्टर बीन देख के आए लगता है, मुझे भी अचानक से याद आया जब मेरा चेहरा ऐसा हुआ। ओके चलो सवाल कर लें हम, कैलकुलेशन कर लोगे, इतना तो छोड़ दूं आपके भरोसे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। देखो न्यूमेरिकल में ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करते रहोगे, सीखते सीखते वो सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हम जब डेटा लेते हैं तो हम लोग तो ऐसे रैंडमली डेटा कहीं से भी कैसा भी डेटा उठा लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस आप इन सवालों को करें, सीखें। एग्जामिनर सिंपल डेटा देता है, ये 0.0113 थोड़ी देगा, वो आपको ऐसा डेटा देगा ताकि सीधा सीधा कटे वो कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सहमति के बारे में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, बस मैं इतना कह सकता हूं कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ फ्लोटिंग पिन ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ये सवाल एक्चुअली क्या है, ये सवाल पीछे डाल दे, पहले इसको डालना चाहिए था ताकि उस सवाल में मजा आता। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, हो जाता है, चलो ठीक है। कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे, तो फोर्स पूछा है तो फोर्स क्या आएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, बराबर है, और लेंथ कितनी बार लेनी है, 2 बार लेनी है, बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। सरफेस टेंशन दे रखा है 0.072 इंटू 2 इंटू लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द फोर्स। ध्यान रखना सेंटीमीटर है, मतलब इसको 10⁻⁻² और करना है, इतू सा फोर्स चाहिए, क्लियर। अरे बोलो लेंथ 2 बार क्यों आई, दोनों साइड से आएगा सरफेस टेंशन का फोर्स। यही इन सवालों में प्रॉब्लम होती है जहां पे बच्चा गलती कर देता है, और कुछ है ही नहीं इन सवालों में, वास्तविकता में यही होता है। अब इसमें एक प्लेट का सवाल दे दे, तो प्लेट में भी क्या बनने वाली है, ये बनेगी सरकमफेरेंस पे, यस और नो। प्लेट पे यदि ये सवाल प्लेट के लिए होता है, जैसे पिछला सवाल रिंग के लिए, देखो इस सवाल को समझिए, यदि पिछले सवाल में रिंग थी तो रिंग में आपने 2 इंटू 2πr क्यों किया, क्योंकि आपकी फिल्म बनी थी। लेकिन यदि आपने प्लेट ले ली तो एरिया कितना, एक एरिया, बराबर है, एक सरफेस बनेगी, एक सरफेस बनेगी तो लेंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2πr लेनी पड़ेगी, ठीक है, यस और नो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। कैलकुलेशन मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि क्या है ना, 2-4 सवाल और बचे, उनको खत्म करते हैं। 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ डायमीटर 2 mm coils into a single
ड्रॉ फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइंड द चेंज इन द सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी इज दिस। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया। एक्चुअली क्या है सवाल अच्छा क्या हुआ, इसमें दो सवाल मिले हुए हैं। पहले तो आपको पता, देखो क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन से आपका ये रिलेशन है। कैसे, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, या सरफेस टेंशन होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सर याद नहीं आ रहा, सर कैसे करेंगे सर, ऐसे लगता है ना सर फॉर्मूले बहुत हो जाते हैं सर, नहीं याद रह पाते सर। आप देखिए ना एक पूरी फिजिक्स को निकालू तो सर 1000 तो फॉर्मूले हो गए होंगे हमारे पास, ऐसा लगता है ना सर। 1000 नहीं, कम से कम 500 फॉर्मूले तो सर मान लो सर, प्लीज सर। मैं जानता हूं हो सकता है इससे भी ज्यादा फॉर्मूले हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो कई लोगों ने ठान लिया होगा जैसे मैंने ये बोला होगा, कुछ नहीं तो खाली बैठे क्या करें, एक बार सारे फॉर्मूले को ही गिन ले कितने फॉर्मूले हुए फिजिक्स में, ताकि सर को बोल तो सके सर आप क्या जानो हमारी पीड़ा, सर फिजिक्स में इतने फॉर्मूले हो गए, हर फॉर्मूले पे यदि मैं एक सवाल करता हूं तो कम से कम इतने सवाल तो मुझे करने ही करने हैं। और वो कॉन्सेप्ट वाले सवाल उनको तो छोड़ ही दो। मैं आपको बता दूं बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले सवाल ऐसे होते हैं जो मैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको बोल चुका होता हूं। यस, या कई बार जब मैं न्यूमेरिकल्स के लेक्चर कर रहा होता हूं तो उसमें कई बार वो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स में आपको बोल चुका होता हूं। इज इट क्लियर टू यू? श्योर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां पे बात करते हैं। सवाल है यहां पे सिंगल ड्रॉप में बनाने का। तो पहले देखो क्या है कि सरफेस एनर्जी को जब रिलेट करोगे, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन, और वहां से मुझे पता लगता है कि सरफेस एरिया चाहिए, मतलब चेंज इन सरफेस एरिया चाहिए, और चेंज इन सरफेस एरिया चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको पहले रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी बड़ी ड्रॉप की। तो वो कैसे निकालोगे, तो भैया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, बड़ी का वॉल्यूम बराबर एन इंटू छोटी का वॉल्यूम। यस, ओके। तो भैया देखो बड़ी का वॉल्यूम 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब बराबर 8 बूने 4/3 पाई छोटी का रेडियस 2 मिलीमीटर है 10⁻³ का क्यूब। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, पता नहीं। 4/3 पाई 4/3 पाई रे आर क्यू बराबर ला 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 2 क्यूब इंटू 2 × 10⁻³ का क्यूब। तो बड़ी बूंद की जो रेडियस आ रही है मेरे पास 2 और 2 4 × 10⁻³ मीटर, मतलब 4 मिलीमीटर आ रही है बड़ी बूंद की रेडियस। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहिए, चेंज इन सरफेस एनर्जी चाहिए। तो डीई बराबर आएगा सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा। सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यार, 0.465। डेल्टा ए कैसे निकालोगे, तो भैया बड़ी बूंद का एरिया माइनस छोटी बूंदों का एरिया। तो आपको लिखना है इनटू बड़ी बूंद का एरिया, मतलब 4 पाई, बड़ी बूंद की रेडियस आई है 4 मिलीमीटर का क्यूब बराबर है माइनस 8 छोटी बूंदें हैं बेटा, और हर एक बूंद की जो रेडियस है वो है 2 मिलीमीटर। और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर छोड़ दूं कि क्या करूं, बोलो। कई लोग तो हमेशा ऐसी उम्मीद में रहते हैं कि सर ही सॉल्व करे तो बढ़िया है काम, हमारे सर की टेंशन ही खत्म हो जाती है। ऐसे कितने लोग सोचते हैं। अच्छा एक बात समझ लीजिए, यदि माइनस आ जाए ना तो एक बात समझ लीजिए कि हमसे गलती क्या हुई है कि हम लोगों ने उल्टा ले लिया और कुछ नहीं। छोटी बूंदों के एरिया में से बड़ी बूंदों के एरिया को निकाल लीजिए। वैसे 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, और अटू अटू 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ये जीरो क्यों हो रहा है, ये तो जीरो आ रहा है यार, कोई गलती करके बैठेंगे क्या हम लोग। ओके ए भैया डायमीटर 2 मिलीमीटर है, रेडियस तो 1 ही आएगी यहां पर। अब देखो यहीं पे चेक हो गया, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 मिलीमीटर आएगा। चलो ये 2 कर लो, तो ये 2 कर लोगे तो बेटा ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। तो इसका मतलब अभी भी तो जीरो ही आ रहा है मेरे पास में, ऐसा क्या गलती कर बैठा हूं मैं।
सरफेस एरिया में तो कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ओके, मिल गई मिस्टेक। स्क्वायर है ये। अब देखो एक गलती को ढूंढने गया तो देखो दो गलती मिल गई मेरे को। 4πr² होता है ना सरफेस एरिया, तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर में कितना आ रहा है 8। इसका मतलब ये है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब समझिए क्या मतलब, ये है कि भैया ये वाला जो स्टेटमेंट आएगा इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अगले पेज पे चलता हूं मैं, तभी कहानी भी आसान रहेगी। जो डीई आएगा वो आएगा 0.465 इंटू 8 इंटू 4π इंटू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर माइनस 4π इंटू 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए ये चेंज इन एरिया आएगा। तो सिंपल सी बात ये आएगी, यहां पर आप लिखोगे 0.465 इंटू 4π कांस्टेंट इंटू 10⁻⁻⁻ का 6 भी कांस्टेंट बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और यहां आएगा 8 माइनस 4। ठीक है, सो यू आर गेटिंग 0.465 इंटू 4π इंटू 4 इंटू 10⁻⁻ का 6। अब इसका आपको करना है बेटा बढ़िया सा मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, श्योर कर लोगे क्या? सर अब तो कोई गलती नहीं है। अब भैया देखो जितनी गलती मैं पकड़ सकता था मैंने पकड़ ली। अब इसके बाद आपको एक बार, अब ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि देखो एक बात बताता हूं, यदि आप पर्टिकुलर सवाल में एक बार मिस्टेक कर लेते हो ना, उस सवाल में आप कितनी भी वापस से कोशिश करो ना, एट द सेम मोमेंट तो आप वो मिस्टेक जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये होता है, और ये इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि कभी जैसे मान लो कभी कोई आप सवाल कर रहे हो और आपसे वो गलत हो जाए ना उस इंस्टेंट पे, तो आप उस सवाल को तुरंत मत छेड़िए, पहले 2-4 और अलग अलग तरीके के सवाल कर लीजिए और उसके बाद उस सवाल को फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ये एक मेरी जेन्युइन सलाह है आप लोगों के लिए। आपको अच्छा लगे तो आप सलाह को मान सकते हैं और अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। देखो ये कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है कि आप इस सलाह को माने ही, क्योंकि ये तो आपकी हर एक की इच्छा शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। अब जैसे मैं इस सवाल में 2 मिस्टेक करके आया था, आपके सामने ही है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आप मेरे सामने बैठे होते तो आप मुझे टोक दे, सर एरिया में तो 4πr² आता है ना, आपने क्यूब क्यों लिखा है? वो तो मुझे तब पता लगा ना जब मैं एक बार 2 बार मैंने वो जीरो निकाला, क्योंकि मैंने डायमीटर को रेडियस पढ़ा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं सवालों में, तो आपको भी इन चीजों को ध्यान रखना है। देखो ये बोनस टिप्स हैं जो साथ में मिल रही हैं आपको, क्या कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है, रेडियस है, डायमीटर है, क्या है, उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना ही होगा। हाँ भाई, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 12 मिलीमीटर ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ डायमीटर 2 mm, हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स विल बी फॉर्म। अब देखो मैं इस बार अब सवाल में पहले से समझदार हो गया हूं कि डायमीटर दिया है, मतलब पहले तो इसकी रेडियस ले लो, ये आएगी 6 मिलीमीटर और ये 2 मिलीमीटर है, मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बड़े का वॉल्यूम बराबर n इंटू छोटे का वॉल्यूम। तो मैंने लिखना है भैया 4/3π, बड़ी का वॉल्यूम कितना आएगा r3, मतलब 6 इंटू 10⁻³ का क्यूब बराबर n इंटू छोटे का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3π इंटू छोटे की रेडियस 1 मिलीमीटर, मतलब ये। अब इस बार मैं सचेत हूं, जागृत हूं, तो सवाल में गलती की संभावना ना के बराबर। ये -3 से -3 कट जाएगा, 6 छंग 36, 36 216 बराबर n। अरे तो आंसर ही आ गया 216 बूंदे। लो, हो गया सवाल। हाउ मच टाइम वॉज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सॉल्व करना है तो ऐसे होते सॉल्व, और जब हम लोग समझाते समझाते चलते तो इट टेक्स अ टाइम। यही कहानी होती है सवालों में। देखो है क्या इन सवालों में, कुछ नहीं है, डरो मत, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार बच्चों को लगता होगा सर हमेशा फॉर्मूले की बात करते हैं। हाँ भाई देखो ये सवाल देख लो जरा एक बार। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, आई थिंक सो, बट जहां पे मैंने सरफेस टेंशन बताया पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भैया जो सरफेस टेंशन है वो इंप्योरिटीज के बढ़ने के टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऐसा कुछ बताया होगा वहां पे। फॉर्मूला है तो मैंने लिखवा दिया होगा, और नहीं लिखवाया है तो इसको समझ लीजिए इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सवाल बोला गया सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर नहीं यार, सरफेस टेंशन, surface tension of water at 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस, कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट दिस। ठीक है, अल्फा फॉर वाटर इज दिस। ये बिल्कुल वैसे सवाल है जैसे चेंज इन लेंथ का सवाल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ इंक्रीज होती है, बराबर है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है।
तो वैसे सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होती है। तो यहां हम लोग लिखते हैं T बराबर T0 1 माइनस एल्फा इंटू डेल्टा। अब T यहां पर भी है, एक काम करो डेल्टा थीटा ले लो, ठीक है, यस और नो, या अल्फा थीटा ही ले लो, सीधे ही खत्म करो कहानी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से चल रहा होता है। तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, टी बराबर टी नॉट क्या है, तो 75.5 है डायन पर सेंटीमीटर, 1 माइनस अल्फा दिया गया है 2.7 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। थीटा कितना है, ये है आपका 25। लो भाई इसको सॉल्व कर लो, तो यू विल बी गेटिंग टी बराबर 75.5 इंटू 1 माइनस 25 से करोगे, देखो 25 25 625 होता है, 625 में 25 दूना 50 और जोड़ लो, 625 में 50 जोड़े कितने आए, 675 हो गए, 675 में ये पॉइंट लग जाएगा तो ये आएगा 67.5 और इंटू 10⁻³ और है। अब सोचो इसमें से कितना सा सब्ट्रैक्शन करवाओगे, 1 में से 67.5 और 10⁻³ और है ये। अरे बात समझ में आ रही है, तो 75 पॉइंट से जरा सा छोटा वाला जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर है, छोटा आएगा इतना श्योर है, मतलब एग्जामिनर आपको सवाल देगा ही ऐसे कि 3 ऑप्शन बड़े देगा और एक ही छोटा देगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है आप मेडिकल के बच्चों, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसके साथ खेलते बैठो कैलकुलेशन में, या फिर ऐसा डेटा देगा जो आपको जल्दी से सॉल्व हो जाए। क्लियर है, श्योर। तो मैंने ये तो 67.5 सही निकाला, 25 से 75 थोड़ा कम हो जाएगा, इतना आएगा। 1 में से 67.5 सब्ट्रैक्ट करना, 10⁻³ लगाना, पॉइंट 0.06 हो रहा है, तो 1 माइनस का 0. कितना करना था, ले माइनस करना है 0.0675। लो भैया 0 0 0 करो सब्ट्रैक्ट, ये 5, ये 2, ये 9 में से 2 6 गए तो 3 और ये 9। लो भैया 0.9325, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का 9 लगभग 93% चाहिए, तो मतलब कितना आ जाएगा, लगभग 75 का 93% यदि आप निकालते हो तो 75 7.5 कम करते हैं 10 के लिए, तो 10 के लिए थोड़ा सा और कम करो, मतलब 70 के आसपास का आंसर आएगा। टी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70 और डायन पर सेंटीमीटर, ध्यान रहेगा अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं मैं, सर अंदाजा ले लिया मैंने। अरे भैया देखो 75 का 10% 7.55 आएगा, मुझे 93% चाहिए, तो 7% कम करना है, मतलब 7 7 49, मतलब 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 75.5 को 5 से कम करता हूं तो लगभग 70। अरे बात समझ में आ रही है, तो दिस इज माय अप्रोक्सीमेट आंसर। और कैलकुलेशन करने की टेक्निक होती है, टेक्निक होती है मतलब क्या, ये आपके दिमाग पे निर्भर करता है, जितनी आपने मैथ्स करी होगी उतने ही कैलकुलेशन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन, उतना ही सवाल आपको आसान लगने वाला है। ठीक है, तो सवाल में उलझना नहीं। ओके लो भाई, क्या है सवाल, पढ़ो, कैपलरी का सवाल है। A liquid rises to a height of 8 centimeter in a glass capillary of radius 0.01 centimeter. What will be the height of liquid column in a glass capillary of radius this? लो भैया रेडियस बढ़ाएगा, करवा लो सवाल, क्या दिक्कत है। तो भैया आप जानते हैं H बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद था। ओहो चलो, तो यहां से आप कह सकते हैं H1R1 बराबर H2R2। तो भैया हाइट जब आपकी 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपकी 0.01 सेंटीमीटर है, तो हाइट आपको निकालनी है जब रेडियस 0.02 हो जाए, तो यू विल गेट आंसर H बराबर 4 सेंटीमीटर, खत्म। लो भाई कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, ओके श्योर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कुछ नहीं करना है आपको, सवालों को एक बार बुकलेट को बस आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, उसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिए, करी है, हम लोग ये कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दे रखी है। वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आजकल आने लगा है और इतना डिफिकल्ट नहीं आता है जितना आप सोच रहे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन, ये सरफेस टेंशन, यही सवाल है और कहां कोई अलग सवाल नहीं आ रहा है। बिल्कुल मत डरिए, सिंपल चीजें हैं। श्योर कर लेंगे क्या। क्या मैं इसी के साथ चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दूं।
कि अभी भी किसी के मन में कुछ चल रहा है। अब सामने बैठे होते तो हम कुछ बातें कर लेते, सामने बैठे नहीं हो तो मैं अकेला बड़बड़ करूंगा, मिस्टर बीन की तरह मेरी हालत हो जाएगी, ओ ई आ ऊ आ ऊ ऐसे करूंगा। वैसे तुम ऐसा तो नहीं करते ना कोई काट के क्लिप बना दे, हाँ नहीं तो पता लगेगा काट के क्लिप बना दी, ये देखिए ये व्यक्ति टीचर बना घूम रहा है और कार्टून कैरेक्टर्स की तरह हरकतें भी कर रहा है। वैसे ये क्या, ऐसा किसका मैंने देखा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये था क्या, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसके उस पर देखा था मैंने ये, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट। वही दिक्कत है, देखो अब हिस्ट्री पूछ लो हमसे, नहीं आती, याद ही नहीं आती, सब मिक्स हो जाते कैरेक्टर्स। सर बिल्कुल सही पकड़े आप, यही तो हमारे साथ फिजिक्स में होता है, सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चल रहा होता है और हम मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं, और इवन तो कई बार तो हम लोग मैकेनिक्स लगा देते हैं उसमें, बस मास लिख दो वहां पे हमारे दिमाग में मैकेनिक्स आ जाती है ना, ऐसे होता है ना। मैं जानता था। डरिए मत, फिजिक्स बहुत आसान है, आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए, अपने मन को शाबाशी दीजिए। बाबा रणछोड़ दास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल इज वेल, है ना, सब चंगासी, है ना, है कि नहीं, मतलब कैसे है वो इस पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कितना, मन यदि आपको डराएगा तो भी आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगेगी, आप मन को डरा के रखोगे, मन को कंट्रोल में रखोगे तो फिजिक्स आपको आसान लगेगी। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं मेडिकल एंट्रेंस लेवल पे, ठीक है, तो मेडिकल एंट्रेंस लेवल पे फिजिक्स इतनी ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होती है जितना आप सोचते हो। सर फिर भी हमारा स्कोर नहीं आता है सर, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहावतें यूं ही नहीं बनाई गई हैं, कुछ सोच समझ के लॉजिक दिया गया है तभी ये कहावतें बनी हैं, है ना। कहावतें, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं इंग्लिश में, बता देता हूं ताकि आपको भी लगता रहे कि सर को भी इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, नहीं तो कई लोग तो सोचते होंगे शायद इन सर को इंग्लिश नहीं आती है ना, सोचते होंगे ना, भैया इंजीनियरिंग पास करी है, ये पूरी 4 साल इंग्लिश में निकाली थी, अच्छा 4 साल में ही कर ली थी, हाँ 4 साल की इंजीनियरिंग 4 साल में ही करिए। सर ऐसा भी होता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग को 5 साल में, 6 साल में, यस होता है बेटा ऐसा। मैं जहां पे रूम लेके रहा करता था, मेरे रूम के अंदर में मैं आपको बता दूं, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स कह सकते हो या रूम पार्टनर, जो भी आपको कहना उचित लगे, सर आप तो फ्रेंड पे जोर नहीं डाल रहे हो, इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि नोबडी इज इन माई कॉन्टेक्ट नाउ, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं बचे, ऐसा कह लो, तो रूम पार्टनर्स कह लो। हम लोग क्योंकि देखो मैंने मुंबई से इंजीनियरिंग करी हुई है तो वहाँ पर हर चीज़ महंगी है, तो हम लोग क्या करते थे, एक रूम में काफ़ी लोग रह लिया करते थे, और स्टूडेंट थे, बैचलर्स थे, बॉयज़ थे, आराम से कटे जाती थी, कोई पता ही नहीं चलता था। तो आई वॉज द ओनली वन हु क्लियर्ड इंजीनियरिंग इन 4 years टाइम ड्यूरेशन, जो 4 साल की इंजीनियरिंग 4 साल में खत्म कर ली। मुंबई में जनरली देखा जाता है कि बच्चे 4 साल में इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाते, तो सर मुंबई यूनिवर्सिटी डिफिकल्ट, यस यू कैन से लाइक दैट। मुंबई यूनिवर्सिटी में यदि आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर कर लिया, फर्स्ट ईयर निकाल लिया, तो उसके बाद आप नहीं रुकोगे, उसके बाद में भी बर्डन आता है, एक हर्डल आता है बड़ा सा सेकेंड ईयर में टाइम पे, मैथ्स M1, वहां पे 4 यम है, यम 1 यम 2 यम 3 यम 4, 4 यम है और वो 4 काफी डरावने यम है। हाँ उन यमों से यदि आप जीत लिए तो मान लीजिए कि आपकी इंजीनियरिंग बहुत ही स्मूथली निकल जाती है, ठीक है, और ये रियलिटी है, फैक्ट है। सर ये फैक्ट हमें क्यों बता रहे हो भैया, आपको भी हमेशा ही मेडिकल के उसमें घुटमुट्टे रहोगे क्या, कुछ तो नई चीजें पता लगें आपको भी जिंदगी में, ताकि आप भी 4 लोगों के सामने सयाने बन के कुछ बातें कर सको कि मुझे ये भी मालूम है, इसलिए बताते रहता हूँ, और क्या है ना। सो कहानी वही है, हम क्या बात कर रहे थे, अच्छा चलो यार छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, बात इतनी सी है कि थोड़ी इंग्लिश हमें आती है क्योंकि हमने 4 साल में इंजीनियरिंग खत्म की है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हमने मास्टर्स डिग्री, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी खत्म करी है, और रिसर्च पेपर भी मेरे नाम से पब्लिश हैं, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश हमने करी है, तो थोड़ी इंग्लिश आती है, ज्यादा नहीं, हम तो ज्यादा की, देखो एक बात समझिए, मैं कभी भी है ना आपको ये नहीं बोलता हूं कि आई एम द ग्रेट, क्योंकि मैं जानता हूं आई एम नॉट द ग्रेट, बस मुझे इतनी फिजिक्स आती है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूं, आप जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए सफिशिएंट फिजिक्स हमें आती है, क्योंकि देखो ना तो मेरा कभी इरादा रहा है कि मैं जाके कोई रिसर्च करने वाला हूं। अब जब हम लोगों का, जब मेरा इरादा था तब अलग बात थी, तब सिचुएशंस अलग थी,
तब मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन क्या है ना, जब पढ़ाने में एक बार व्यक्ति को इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो बाद में वो सब चीज़ें बाहर ही हो जाती हैं, है ना, और ये होता है। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग इंटरेस्ट टू टीच यू फिजिक्स, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे ना 2 घंटे लेक्चर लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, कोई ऐसा बुरा फील नहीं होता कि 1.5 घंटे की क्लास कैसे लूंगा, मुझे कभी फील नहीं होता 2 घंटे की क्लास कैसे लूंगा। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ना सुबह 6 बजे चालू करके 12-12 बजे तक क्लास लगाई है सीधा लाइन से। हाँ, 10 बजे एक बार ब्रेक भी दिया था, उसके बाद बच्चे रोने लग जाते, लेकिन मैं नहीं रोता। हाँ यस, ऐसा हुआ है। अब सर हम उन बच्चों से हम कैसे मिले, नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए सर, फेंक तो नहीं रहे। अब मेरे से पढ़े हुए, फेस टू फेस पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप लोग तो कांटेक्ट कभी नहीं कर पाओगे हालांकि, लेकिन उनमें से यदि किसी ने कभी देखा होगा, सुना होगा, तो उसे उन्हें उन्हें मेरी फीलिंग के बारे में पता है कि मैं जब पढ़ाने लग जाता हूं तो हम खो जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं। 6 बजे चालू कर दिया, इंटरेस्ट आया जा रहा है, बच्चे देखो वो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब इंटरेस्ट आ रहा है तो सामने वाला भी इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं है कि हम अकेला इंटरेस्ट लेके, अरे मैं अकेला इंटरेस्ट लेके क्या करूंगा, बट हाँ हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट को जब तक इंटरेस्ट आ रहा होता है, जब तक हमें लगता है कि उसे समझ में आ रहा है, जब तक उसके सर के बाल खड़े नहीं होने लगते, तब तक तो हम पढ़ाते हैं। हाँ अब देखो क्या होता है, 100 की क्लास सामने बैठी है, 100 में से 2 4 5 लोगों को तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? वो तो आए इसलिए कि सर जोक करेंगे लेक्चर में, कम से कम 5, हम वो 5 जोक सुन के खुश होंगे। और ये रियल फैक्ट है, जब फिजिकल सामने बैठे रहते तो स्टूडेंट की हरकत ऐसी करता है कि वो जोक के लायक बन जाती है। अब यहाँ पे मेरे सामने बैठा है, एक कैमरा है, मेरे सामने एक कैमरा है, अब उस कैमरे से मैं कोई जोक मार भी दूं तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, वो निर्जीव प्राणी है। सजीव प्राणियों की बात अलग होती है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्लियर, ओके, तो लेट इट बी। ये हमारी कुछ बातें थी, और इसी के साथ में हमारा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये वाला चैप्टर यहां पर आपका समाप्त होता है, और इसी के साथ में आपके चैप्टर समाप्ति की घोषणा होती है। और मैं जानता हूं कई लोग लिखेंगे सर सिलेबस भी समाप्त हो गया, इसकी भी घोषणा कर दीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए